चैप्टर 9 को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है वो बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है, 8 तक का तो आपका कंप्लीट है। आज हम लोग 9 चैप्टर से देखेंगे और ये चैप्टर नहीं है, ये मतलब क्लास है 9 का। तो चलिए आज हम लोग साइंस के सेक्शन को कवर करते हैं यहाँ पे। चलिए पहला बताया जा रहा है क्या, हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा आपका जो है सही कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हमारे, तो जूम कर लेती हैं, देन मतलब आपको अच्छा से विजिबल हो पाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्यतः पदार्थ या द्रव की 3 अवस्था होती है, द्रव, गैस और आपका होता है ठोस। ठीक है ना। पदार्थों की इन अवस्थाओं के आपका अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में जो कथन पे विचार करना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ठोसे एवं द्रवों की तुलना में गैसों को की आपकी संपीड़ितता काफ़ी कम होती है, तो ये गलत है। आगे देखिए, द्रव में जो है वो आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है द्रव में, तो ये आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 गलत है, तो बी आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका डिटेल बताया जा रहा है क्या कि पदार्थों की आपका विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से एक गलत है, क्योंकि ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, कम नहीं होती है। घरों में आपका खाना बनाने के आपका उपयोग में लाई जाने वाली द्रवीकृत आपका पेट्रोलियम, जिसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विडफाइड आपका पेट्रोलियम गैस होता है। अस्पतालों में आपका प्रयुक्त ऑक्सीजन सिलेंडरों और वाहनों में आपका ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला सीएनजी सिलेंडर हो गए। उसके अलावा सभी में आपका जो है वो संपीड़ित गैसें ही होती हैं और आपका जो है ठोस पदार्थों की संपीड़ितता सबसे कम होती है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गैस की होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो ठोस की कम होती है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर के समान मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि द्रव में आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण अधिक होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि ठोसों के जो है वो आपके कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होती है और आपका गैसों के कणों में सबसे कम, और द्रव के कणों में जो है इन दोनों के मध्यवर्ती होती है। ठीक है, यानी बैलेंस आपका लिक्विड बनाए रहता है, जबकि ठोस के कणों में आपका गतिज ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है आपका ठोस में, और आपका गैसों के कणों में सबसे अधिक आपका गतिज ऊर्जा होता है तथा द्रवों के कणों में मध्यवर्ती आपका होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताना है क्या कि कौन सा सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा सही है। तो 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बर्फ और उस पर आपका तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सत्य है। तो बर्फ का गलनांक जो है 200 आपका 373 केल्विन है, बिल्कुल गलत। बर्फ़ को गर्म करने और संपूर्ण आपका बर्फ़ के पिघलने जाने पर उसका तापमान एक समान होता है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। बर्फ़ के आपके कणों की ऊर्जा समान तापमान पे जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिस तापमान पे आपका ठोस पिघल करके द्रव्य बनता है वह उसका जो है गलनांक आपका कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273.16 केल्विन होता है, अतः आपका कथन ए सही गलत है। जिस तापमान पर द्रव्य उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है, यानी आपका क्या होता है, तो बॉइलिंग आपका कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। और आपका जल का जो क्वथनांक कितना होता है, तो आपका 373 केल्विन होता है। याद रखिएगा, बल्ब का जो है 273 के 0.16 केल्विन होता है और जल का जो होता है 373। यहाँ पे जो है वो जल का दिया हुआ है, बर्फ़ का कितना होगा, तो 273.16 केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पानी का हो जाएगा। ठीक है ना, जल का रखेंगे तब ये सही होता, तो इसीलिए ये गलत था। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बर्फ़ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर इसकी जो है पूर्णतः आपका गलने तक की प्रक्रिया के कारण इसका जो है तापमान एक समान रहता है। बर्फ़ अथवा ठोस के द्वारा दी गई जो है ऊष्मा का प्रयोग ठोस से आपका द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया में इसके कणों के बीच आकर्षण बल को जो है घटाने में किया जाता है। चूँकि आपका तापमान में बिना किसी तरह की आपकी वृद्धि हुए ही आपका इस ऊष्मीय ऊर्जा को जो है वो बर्फ अवशोषित कर लेती है, इसलिए यह माना जाता है कि आपका गलने के बाद आपका प्राप्त जल अथवा द्रव्य में छुपी रहती है, जो इस द्रव्य को जो है संगलन गुप्त, यानी आपका संगलन गुप्त यानी छुपी हुई ऊष्मा कहलाती है, तो इसलिए आपका 2 सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है
वो क्या होता है कि ऊष्मा के कारण ही जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से आपका अधिक होती है, अतः 3 गलत है। ठीक इसी प्रकार वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण जो है वो आपका वाष्प के कणों में जो है उसी तापमान पे पानी के कणों की अपेक्षा जो है अधिक ऊर्जा होती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से आपका तापमान का एसआई मात्रक कौन सा होता है, तो केल्विन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि फ़ारेनहाइट यानी एफ, केल्विन की और डिग्री सेल्सियस ही तीनों तापमान के मात्रक है। इनसे जो है केल्विन आपका तापमान का एसआई मात्रक, केल्विन जो है तापमान का ऐसा मात्रक है 0 डिग्री आपका सेल्सियस बराबर होता है क्या, तो 273.16 केल्विन होता है, जिसे सुविधा के अनुसार जो है वो आपका 273 के ही माना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि तापमान की माप आपका केल्विन से आपका सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए आपके तापमान से 273 घटाते हैं, जबकि सेल्सियस से जो है आपका केल्विन में बदलने के लिए जो है तापमान को जोड़ते हैं। ठीक है, 273 को जोड़ते सेल्सियस से केल्विन में जोड़ते हैं और आपका जो है वो केल्विन से सेल्सियस में जो है माइनस करते हैं। यही आप याद रखेंगे, 273 में ही प्लस माइनस का होता है सिचुएशन। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। ठीक है, पास्कल क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में वायु का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर आपका वायुमंडलीय दाब एक आपका एटमॉस्फेरिक आपका होता है, एटीएम होता है, जिसे सामान्य दाब कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक जो होते हैं गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी आपका जो है ठोस पदार्थ के दब में परिवर्तित हुए बिना जो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपको उदरपातन यानी दिस इज योर सब्लिमेशन हो जाएगा। किसी आपको बताया जा रहा है किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही गैसीय जो है वो आपका सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना, या अथवा किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था से आपका सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया उदरपातन कहलाती है। कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड जो होते हैं वो उदरपातन की प्रक्रिया दर्शाने वाले सबसे समान उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका शुष्क बर्फ है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, एक आपका जो बताया जा रहा है 1 एटमॉस्फेयर ATM दाब पर जो है वो आपका ठोस है, आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं, आपको ड्राई आइस को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने आपका पदार्थों की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, चौथी प्लाज्मा और पांचवा बोस-आइंस्टीन को प्राप्त किया। पदार्थ की इन दोनों अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखिए यहाँ पे जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होते हैं वो आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि सूर्य और तारों की चमक पदार्थों की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के कारण होता है, नहीं, 1 सही हो जाएगा। सही पूछा है तो देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, इस अवस्था में ये कण जो है अधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण जो है आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और आपका नियॉन बल्ब में आपका प्लाज्मा होता आता है, 1 सही है। नियॉन बल्ब में आपका नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो हीलियम या फिर कोई अन्य गैस होती है। आपका विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह आपका गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, जिससे आपका जो ट्यूब या फिर बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा हो जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि गैस के आपका जो स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक जो है विशेष रंग की जो है वो स्पेशली आपका जो है चमक होती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग तो यहाँ प्लाज्मा के कारण ही आपका जो है वो आपका सूर्य और आपका तारों में जो है वो आपका चमक होती है प्लाज्मा के कारण। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्चतम तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है और इसीलिए जो है कथन आपका 2 गलत है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जो है वो सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था के कुछ गणनाएं की, जिनके आधार पर बस
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपका पदार्थों के एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस आइंस्टीन यानी बीईसी कहा जाता। अमोनिया अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, उल्फ गैन कैटरल और कार्ल ई वेमन को जो है बीईसी की अवस्था प्राप्त करने के लिए जो है वो सन 2001 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि विचार करना है कि कौन सा जो है 7 का क्या है, देख लेते पहले बताना क्या है हमको। तो यहाँ पे सही बताना है, ठीक है। तो याद रखेंगे 7 नंबर प्रश्नों में सही बताना है। देखिए क्वथनांक से आपका कम तापमान पे द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण होती है। क्वथनांक से कम तापमान पे जो आपका द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह एक सतही परिघटना है, बिल्कुल सही। इसकी दर जो है तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। इससे ठंडक उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तीनों जो है वो सत्य है। वाष्पीकरण एक जो है आपका सतही परिघटना, अर्थात ये आपका सतह पर ही आपका संपन्न होती है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल जो कि वायुमंडल की ओर खुली होता है, तापमान पे, आर्द्रता पे, वायु की गति पे। आगे बताया जा रहा है कि वाष्पीकरण के दौरान जो है वो आपका कम ऊर्जा जो है कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो है द्रव के आपका कण अपने आसपास के से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह जो आसपास से ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता हो जाती है। गर्मियों में शरीर से आपका जब पसीना आपका वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकरण के लिए द्रव की सतह की कण हमारे शरीर या आसपास से आपका ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे में वाष्पीकरण का जो है वो गुप्त प्रशुद्ध उष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर जो है वो शीतल यानी ठंडा हो जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। चलिए यहाँ चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो यहाँ पे विचार करना है सही कथन। टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। टिंचर आयोडीन बिल्कुल सही। वात युक्त पेय में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो एरेटेड में जो है वो आपका जो है पेय में आपका कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, बिल्कुल सही। तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका दोनों कथन सही है। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। इस विलयन का उपयोग जो है रोगाणु आपका रोधक के रूप में आपका संक्रमण से बचाव के लिए चोट या कटे पर किया जाता है। वात युक्त पेय जैसे आपका सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयनों में आपका गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। 3 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो यहाँ पे बताना है कि आपको सही बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पेशली कोलाइड के बारे में बताना है, सही, ठीक है। तो कोलाइड क्या होता है, विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो कोलाइड जो होती है यह आपका विलयन समांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल गलत। कोलाइडी कण जो है प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, बिल्कुल सही। यह आपका विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, बिल्कुल सही। दूध और पानी मिश्रण जो होते हैं वो कोलाइडी विलयन होते हैं, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपका 2 3 4 जो है आपका सही है, 1 जो है वो इनकरेक्ट है। देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है, विलयन अथवा निलंबन यानी सस्पेंशन से भिन्न होते हैं। निलंबन का जो है वो आपका सस्पेंशन कहते हैं और विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलयन तथा निलंबन से भिन्न होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसके कारण जो है वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसके कण क्या होते हैं, आकार में बहुत छोटे हैं, ये कण प्रकाश को फैला नहीं पाते। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कण जो है अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं। ये आपका निलंबित कण आपका प्रकाश को फैलाने में आपका सक्षम है। इसमें जो है वो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, जिससे कि आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइडी में क्या होता है ना, कोलाइडी अथवा कोलाइडी विलयन के कण जो है आपका विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विलयन आपका समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह आपका विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। तो 2 क्या होगा, गलत होगा। आगे बताया जा रहा है कि कोलाइडी आपका कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों को इन कणों द्वारा फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, अतः 2 और 3 सही हो जाएगा। पानी और जो है वो दूध और पानी का मिलन जो कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, जो आपका टिंडल प्रभाव का दर्शाते
है, इसलिए 4 भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब किसी छोटे छिद्र से आपको प्रकाश की किरणें आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैल जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल, जिससे आपका किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह प्रभाव निम्नलिखित में से क्या का उदाहरण है, तो टिंडल प्रभाव का है, तो 3 का ए हो जाएगा। देखिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव का एक अन्य उदाहरण एक जंगलों से भी आपका दिखते हैं। हम जंगलों में भी देखते हैं, जब आपका घने जंगल के आपका आच्छादन क्षेत्र यानी कैनोपी से आपका सूर्य की किरणें गुजरती है तो आपका जंगल के कोहरे में स्थित छोटे छोटे जल के कण जो है कोलाइडी कणों के समान व्यवहार करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है सही बताना है। तो आपका कोलाइडी या कोलाइड्स का उदाहरण, तो वाहनों से आपका निकलने वाला धुआं बिल्कुल सही है। शेविंग क्रीम होगा बिल्कुल सही। पनीर भी जो है बिल्कुल सही। बादल भी जो बोथ आर करेक्ट, तो चारों आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ जो है वो सभी जो है कोलाइड्स के उदाहरण है। और कोलाइड्स के समान उदाहरण क्या है, तो देखिए कोलाइड्स के समान उदाहरण जो है कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया, धुआं हो गया, स्वचालित आपका वाहन का निथार हो गया। एरोशेल के प्रकार है। आगे बताया जा रहा है कि शेविंग क्रीम हो गए, फोम हो गए, रबड़ स्पंज और जो है प्यूमिस हो गए, फोम के एग्जाम्पल हैं। आगे जो है दूध और जो है वो फेस क्रीम क्या होते हैं, तो ये आपका इमल्सन का उदाहरण होता है। मैग्नीशियम मिल्क हो गया, कीचड़ हो गया, शोल के उदाहरण होता है। जेली पनीर मक्खन क्या होते हैं, तो जेल के उदाहरण है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। और ये जो है वो आपका रंगीन पत्थर जो होते हैं, रंगीन रत्न पत्थर या दूधिया काजू होते हैं, ठोस आपका क्या होता है, सोल होते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो आपका सोल है और ये ठोस सोल है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो विचार करना है कि आपका जो है विचार कीजिए उपयुक्त प्रक्रिया में से कौन सा प्रक्रिया जो है अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होता है। तो यहाँ पे जो है वो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच जो है वो आपका अपकेंद्रण यानी आपका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, बिल्कुल सही। डेयरी या फिर घर में आपका जो है क्रीम से आपका मक्खन निकालना, बिल्कुल सही। कपड़े धोने की मशीन से आपका भींगे कपड़े को सुखाना, बिल्कुल सही। तो आपका तीनों गलत सही है, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सही पूछा था। देखिए उपयुक्त तीनों प्रक्रिया जो हैं वो आपका अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होते हैं। और अपकेंद्रण विधि से आपके वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे आपका भारी कण जो है नीचे बैठ जाते हैं और आपका हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया से ही आपका दूध से जो है क्रीम को भी पृथक किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो आपका क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताना है कि क्रोमेटोग्राफी से संबंधित। तो देखिए डाई में से आपका रंगों को आपको पृथक करने, बिल्कुल सही। प्राकृतिक रंगों में आपका पिगमेंट को पृथक करने, बिल्कुल सही। रक्त से आपका नशीले पदार्थ को पृथक करने, बिल्कुल सही। धातु शोधन के दौरान जो है लोहे को पृथक करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 और 3 जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त प्रक्रिया में से आपका 1 2 3 क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से आपका घटक को पृथक करने की विधि है। इस विधि को जो है रंगों को पृथक करने के लिए जो है वो अलग प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में आपका घुले होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रक्रिया 4 जो है क्रोमेटोग्राफी से संबंधित नहीं है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए पृथक्करण आपका कीप की जो है वो विधि का प्रारंभ प्रयोग में लाई जाती है। और इस विधि के आपका सिद्धांत के अनुसार जो आपस में नहीं मिलने वाले द्रव घनत्व के अनुसार जो विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि से आपका बताना है कि अनुप्रयोग बताना है कि क्रिस्टलाइजेशन कौन कौन सा सही होगा। तो आपका सही है। देखिए समुद्री आपका जल द्वारा प्राप्त नमक जो है शुद्ध करना, बिल्कुल सही। नमक से कपूर आपका जो है पृथक करना गलत है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। आपका आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका वायु से विभिन्न गैसों को अलग करना, तो ये गलत है, ठीक है। तो आपका 1 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे
क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग जो है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने से किया जाता है। इस विधि से आपका क्रिस्टलीकरण के में आपका जो है वो आप क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। प्रक्रिया 1 और 3 जो है क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग है, जबकि आपके प्रक्रिया 2 जो दरपातन का उपयोग है अनुप्रयोग है, और प्रक्रिया 4 जो है वो प्रभाजी आसवन विधि का जो है अनुप्रयोग है। इस विधि का प्रयोग वायु से गैसों को आपका जो है पृथक करने तथा आपको पेट्रोलियम उत्पादों से जो है वो आपका उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया कौन सी परिवर्तन होता है, तो आपका भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। तो ए एंड वो बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया जो है वो आपका जो है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन, जबकि मोम का जलना जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे, परमाणु और अणु को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण और स्थित अनुपात के नियम के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो राइट बताना है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है सही बताना है। यहाँ पे एंटोनी एल लेबोजियर जो है तथा आपका जोसेफ एल फ्राउस्ट का जो है वो संबंध रासायनिक संयोजन के इन नियमों से, तो बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान का न तो आपका सृजन होता है ना ही विनाश होता है, बिल्कुल सही। स्थिर अनुपात के नियम अनुसार किसी भी आपका यौगिक में द्रव्य जो है यौगिक में तत्व सदैव एक आपका निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए आपका तीनों सही हो गया। तो इस तरह से यहाँ से करेक्ट ही पूछ रहा था, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। डिटेल देख लीजिएगा। तीनों जो उपयुक्त आपका तीनों कथन सही है। एंटोनी एल लेबोजियर और आपका जोसेफ एल फ्राउस्ट दोनों ही आपका जो है आपका रासायनिक संयोजन के इन नियमों से संबंधित बहुत से आपका प्रायोगिक आपका कार्यों के बाद जो है इन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किए हैं। एक क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार के संदर्भ में लवाइजियर ने बताया है कि द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में प्राउस्ट ने बताया है कि किसी भी आपका यौगिक में आपका सत्य जो है तत्व जो होता है सदैव एक आपका तत्व है, तो सदैव एक आपका निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में आपका विद्यमान होता है। इस आपका नियम को जो है वो निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे बताना है कि आपका जो परमाणु आपका निम्नलिखित में से जो है किसे जो परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो डॉक्टर डाल्टन को जाना जाता है, बी हो जाएगा। यहाँ पे सन 1808 में डॉक्टर डाल्टन ने आपका परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु अविभाज्य होता है लगभग पूरी आपका 19वीं शताब्दी तक यही माना जाता है, परंतु आपका 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में आपका वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया कि परमाणु भी आपका जो है विभाज्य तथा इनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। आगे देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा दूर रख देती हूँ, तो यहाँ पे आपका सही बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC जो होते हैं वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम की जो है वो स्वीकृति प्रदान करते, बिल्कुल सही। कार्बन के समस्थानिक यानी आइसोटेप C आपका 12 के एक आपका परमाणु द्रव्यमानों के आपका जो है 1/12वें वे भाग को जो है वो परमाणु आपका 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि एवोगाड्रो स्थिरांक अथवा आपका एवोगाड्रो संख्या का मान जो है वो 6.022 × 10⁻33 है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वर्तमान में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रासायनिक तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करता आता है, आपका ए सही है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के आपका 1 या 2 आपका अक्षरों से बने हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को जो है सदैव बड़े अक्षर के तथा दूसरे अक्षर को जो है छोटे अक्षर के रूप में जो लिखा जाता है। 1961 में आपका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12
समस्थानिकों को मानक संदर्भ में जो है रूप में आपका सार्वभौमिक आपका रूप से स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक कि आपका एक परमाणु के आपका 1/12वें भाग को आपका मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। C12 जो है समस्थानिकों के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के आपके परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए जाते हैं, अतः आपका जो है बी सही है। आगे बताया जा रहा है कि एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान आपका जो है वो आपका 6.022 इंटू 10⁻³ आपका 23 हो जाएगा, ना कि 33, अतः 3 जो है गलत है। यह आपका किसी पदार्थ के एक मोल के कणों यानी आपका परमाणु अणु अथवा या आयन की संख्या को बताता है। तो एक मोल के कणों की संख्या को बताता है जो कि एक निश्चित होती है। इस स्थिरांक को जो है n0 से आपका निरूपित करते हैं। इसका नाम जो है वो इसका नाम इतालवी वैज्ञानिक इटली के वैज्ञानिक थे, तो आपका एमिडियो एवोगाड्रो के नाम पे रखा गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर क्या होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ 23 होता है ना, तो आपका सही हो जाता है 23, ठीक है ना। चलिए डिटेल भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे चैप्टर परमाणु की संरचना से रिलेटेड। यहाँ हम लोग परमाणु की संरचना को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो आपका आविष्कारक के नाम है। तो आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये आपका चैडविक जी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका जे थॉमसन हो जाएंगे, 1 हो गया। प्रोटॉन जो है वो आपका रदरफोर्ड ने किया है, नहीं प्रोटॉन का जो है वो आपका गोल्डस्टीन ने किया है, तो 3 हो जाएगा। और परमाणु नाभिक के जो ई रदरफोर्ड हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। 4 1 3 2, तो 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपका जो है कौन कौन से क्या हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में। आपका न्यूटन की खोज जो है वो जे चैडविक ने आपका 1932 की थी। न्यूट्रॉन अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। और आप याद रखिएगा कि आपका स्पेशली द्रव्यमान में आपका प्रोटॉनों के बराबर न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होते हैं। आपका समानांतर न्यूट्रॉन को n से आपका दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो आपका जो है भौतिक आपका शास्त्री जे थॉमसन ने की थी। इस खोज के लिए 1906 में जो उनको भौतिकी में आपका जो है नोबेल प्राइज दिया गया था आपका जो है जे थॉमसन जी को। आगे बताया जा रहा है क्या कि ई गोल्डस्टीन आपका 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिसको जो है उन्होंने के नाल रे का नाम दिया था। ये किरणें धन आवेशित विकिरण थी, जिनके द्वारा आपका अंततः उन प्रोटॉन कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु आपका विपरीत यानी आपका धनात्मक था, ठीक है। उसके अलावा जो है इनका जो है स्पेशली आपका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा जो है 200 गुना आपका 2000 गुना अधिक था। आगे बताया जा रहा है कि ई रदरफोर्ड को जो है वो नाभिक की आपकी भौतिकी का जनक माना जाता है। और ये क्या है, तो रेडियोधर्मिता पर आपने योगदान और आपके सोने की पन्नी यानी फॉयल के द्वारा आपका परमाणु के नाभिक की खोज के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। आगे देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो स्पेशली आपको बताना है कि आपका कौन सा सही होगा परमाणु संरचना से बारे में। यहाँ पे परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जो है जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो बिल्कुल सही। नील्स बोर ने आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। नील्स बोर से बिल्कुल सही, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका जो है वो दोनों कथन सही है। जे थॉमसन पहले आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने वो परमाणुओं की संरचना से आपका संबंधित पहला आपका मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने और आपका हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर ने आपका मैक्स प्लैंक के आपका क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बोर का जो है वो आपका परमाणु सिद्धांत कहते हैं। 1922 में आपका नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए जो है वो नोबेल आपको पुरस्कार मिला। आगे बताया जा रहा है कि किसमें जो है निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन में अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो होते हैं नहीं होते, बी हो जाएगा। डिटेल को देख लीजिए। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक आपका जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सुमेलित है, ठीक है ना। तो परमाणु के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, तो देखिए संयोजकता आपका संयोजन शक्ति है, बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक जो है वो आपका जो है प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉनों की कुल योग होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। आपका जो परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या होता है, नहीं, तो आपका जो है सिर्फ ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 और 3 आपका इनकरेक्ट होगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ए सही हो गया। किसी परमाणु की संयोजक शक्ति उस परमाणु को की संयोजकता होती है, 1 सही है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित आपको प्रोटॉनों की कुल संख्या को जो है वो आपका जो है परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि किसी परमाणु का द्रव्यमान आपका नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के जो है वो आपका द्रव्यमान के योग को आपका जो है योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो 2 और 3 जो है वो आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला था, तो यहाँ पे क्रमांक में क्या होता है, तो आप देखेंगे परमाणु क्रमांक में जो होता है प्रोटोनों की संख्या होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये हो जाएगा और द्रव्यमान का ये इसका हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सचेंज कर दिया है। और देखिए आपका जो परमाणु द्रव्यमान का जो नाभिक आपका क्या होता है, तो ये स्पेशली आपका द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान जो होते हैं ना, देखिए आपका क्रमांक क्या हो जाए, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की आपका संख्या हो जाएगी। तो दोनों अलग अलग लिख दिया गया है, तो इसीलिए आपका गलत हो गया है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि 2 आपका परमाणु को आपका समस्थानिक कहा जाता है यदि आपका जो है वो क्या हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो आपका परमाणु संख्या जो है आपका समान होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए दो परमाणु का समस्थानिक जो आइसोटोप कहा जाता है, तो आपको आइसोटोप कहा जाता है कि उनकी आपकी परमाणु संख्या समान परंतु आपका द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। तो आपका जो है परमाणु संख्या समान को आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक ए हो जाएगा। एक ही आपका तत्व की परमाणु जिनकी आपकी परमाणु संख्या समान लेकिन आपका द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व का आपका प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के जो है आपका रासायनिक गुण समान लेकिन आपका जो है भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। किसी आपके प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में आपका विद्यमान आपका सभी प्राकृतिक रूप यानी समस्थानिक से आपका पाए जाने वाले जो है परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व को कोई समस्थानिक नहीं है तो आपका जो है वो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान का योग होता है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को उनकी जो है द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें संभारिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली आप देखेंगे प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम होगा और ट्राइटियम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रेडियम नहीं होता है, तो आपका डी हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका हाइड्रोजन परमाणु के 3 जो है समस्थानिक प्रोटियम आपका ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जो क्लोरीन भी आपका 2 समस्थानिक रूप में पाया जाता है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है समस्थानिक के अनुप्रयोग से संबंधित आपका जो है सही है, ठीक है। तो देखिए कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना, तो आपका जो स्पेशली यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन होता है, तो यूरेनियम का समस्थानिक होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कोबाल्ट का समस्थानिक जो है वो आपका कैंसर का उपचार कर, बिल्कुल सही। आयोडीन का आपका समस्थानिक घेंगा रोग का उपचार करते, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयोग जो है वो आपका तीनों सही है। यूरेनियम के आपका एक समस्थानिक का उपयोग जो है परमाणु भट्टी में आपका ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार को कोबाल्ट के समस्थानिक उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में जो आयोडीन के आपका समस्थानिक का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन की जो है मौलिक इकाई से बात करें तो यहाँ पे क्या है, जीवों पर विचार करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बताना है कि उपयुक्त में से कौन जो है बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर जीव है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से जो है वो आपका जीवों पे विचार करना, तब कवक क्या है, तो ये स्पेशली हो जाएगा फंजाई, ठीक है। अमीबा नहीं होता है आपका, बैक्टीरिया नहीं होता है, पैरामीशियम भी नहीं होता है, कवक होता है आपका बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे जीव आपका जिनमें आपका केवल एक ही आपका कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम और आपका बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। आगे बताए अमीबा देख लीजिए, क्लेमिडोमोनास हो गया, पैरामीशियम और बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। आपका फंगई नहीं होता है एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनमें आपका अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न आपका कार्यों को संपन्न करते हुए विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं उनको जो है बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कवक, फंगाई हो गया, पादप हो गया, जंतु
बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होते हैं, ठीक है, यानी आपका एक कोशिका से ही बहुकोशिका होता है। इस आपका प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही आपके जैसी कोशिकाएं बनाती। इस प्रकार की सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिका से आपका उत्पन्न होती है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो आविष्कारक है, तो आविष्कार जो किया गया है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देख लीजिए आपका स्पेशली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कोशिका की खोज तो किसने की थी, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया, तो 4 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है वो आपका सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज, तो ये स्पेशली ल्यूएन हॉक ने किया था, 2 हो जाएगा। केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन जी के द्वारा किया जाए। ये केंद्रक है, ये कोशिका है, याद रखिएगा, ये रॉबर्ट ब्राउन जी हो जाएंगे केंद्रक का। और ये जो है आपका ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने की थी, कैमली गॉल्जी ने किया था, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, BR करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिका की खोज जो है वो आपका रॉबर्ट हुक ने आपका जो है वो स्पेशली 1665 ईस्वी में किया था। ल्यूएन हॉक ने आपका सबसे पहले उन्नत आपका जो है सूक्ष्मदर्शी से तालाब के आपके जल में स्वतंत्र रूप से आपका जीवित कोशिका का पता लगाया था। ल्यूएन हॉक ने ही आपका बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्हें जो है सूक्ष्म जैविकी का जो पिता एवं आपका जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने आपका 1831 में कोशिका में आपका केंद्र का खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन जी के द्वारा। आगे बताया जा रहा है कि कैमिलो आपका गॉल्जी ने अकेली तंत्र एवं कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की आपकी क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को जो ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आपका बाद में गॉल्जी उपकरण या फिर गॉल्जी काय आपका यानी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। 1906 में इन्हें सेंटियागो रेमोनी कजाल के साथ जो है संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से अवार्ड दिया गया था इनको। यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका सही है कोशिका के अध्ययन से संबंधित, तो सही बताइए। J.E. पुरोकंज ने आपका कोशिका में स्थित आपका तरल जैविक पदार्थों को आपका जो है वो जैविक पदार्थ को जीव आपका द्रव्य कहा था। तो J.E. पुरोकंज ने आपका क्या किया था कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को आपका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहा, तो बिल्कुल सही। M. स्लीडन और आपका T. स्वान का जो संबंध आपका कोशिका सिद्धांत बिल्कुल सही है, तो आपका जो है वो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आप अगर बात करें उपयुक्त आपका दोनों सही है। J.E. पुरोकंज ने आपका 1839 में कोशिका में स्थित आपका जो है तरल जैविक आपका पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था, परंतु जीव द्रव को जो है खोज डुजार्डिन द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। जीव द्रव का जो खोज है वो डुजार्डिन, खोजकर्ता कोई और थे, ठीक है। तो आपका जो है जीव द्रव का नाम दिया था, जैविक पदार्थ की जो जीव द्रव का नाम दिया था। आगे बताया जा रहा है कि 2 आपका जीव वैज्ञानिक M. स्लीडन और T. स्वान ने आपका कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो सभी पदार्थ अथवा सभी पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं जो जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो ने एक आपका कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी जो है आपका कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि कोशिका में जो है वो उपस्थित है प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रान और सेल मेम्ब्रान निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं, तो ये आपका जो है प्रोटीन और लिपिड से आपका जो है प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। तो आपका जो ANC हो जाएगा, वसा से नहीं होता है। प्लाज्मा झिल्ली एक चिपचिपी आपकी होती है, लचीली होती है, ठीक है, झिल्ली आपकी लचीली होती है और लिपिड एवं प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका बात करें तो कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पे कोशिका के संदर्भ में कौन सी विचार सही है, तो देखिए कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली जो वर्णात्मक आपका पारगम्य होती है यानी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, बिल्कुल सही। कोशिका में जो है जल और गैसों का आवागमन विसरण और प्रसरण के माध्यम से होता है, तो आपका कोशिका में जल और गैसों का आवागमन जो है विसरण और आपको प्रसरण के कारण, तो बिल्कुल सही। प्रसरण द्वारा आपका जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित और मृत दोनों कोशिका में होती है, गलत, ठीक है, तो आपका 1 और 2 ही आपका सही है, ठीक है ना, 1 और 2 करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए इसे वर्णात्मक यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, अतः 1 सही है।
कोशिका में गैसों और जल के आदान प्रदान, पोषण ग्रहण करना और कोशिका में विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर गमन सब विसरण के माध्यम से होता है। जल भी आपका विसरण के नियमों के अनुसार ही अनुकूल ही व्यवहार करता है। इस प्रकार से जल के अणुओं की झिल्ली के आर पार आपका आवागमन परासरण कहलाता है। परासरण विसरण की एक विशिष्ट जो आपकी विधि है, एक आपका जो है एक कोशिकीय आपका अलवणीय जलीय जीव और अधिकांश पादप कोशिकाएं जो है परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधे के मूल द्वारा जो है वो आपका जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। 2 जो है वो राइट है। केवल जीवित कोशिका में ही परासरण होता है, जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिका में। 3 गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति आपका निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है, तो सेलुलोज से निर्मित होता है। सी हो जाएगा। डिटेल को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। ये भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक आपका बहुत जटिल जो है वो आपका पदार्थ और यह आपका जो है पौधों का संरचनात्मक आपका दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। कोशिका भित्ति जो होती है पौधे, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प परासरण दाबी विलयन में आपका बिना फटे बनाए यानी बचाए रखती है। कोशिका भित्ति के कारण जो पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जो है वो जो है परिवर्तनीय माध्यम को है जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। आगे ये बताया जा रहा है कि एंडोसाइट्स जो है वो का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना जो है भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिका में उपस्थित आपका जो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के आपका बाह्य आपका पर्यावरण से अपना जो भोजन अथवा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटिस कहते हैं, ठीक है, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया से प्राप्त करता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कोशिका के संबंध में कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ये आपका कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, बिल्कुल सही। ये आपका डीएनए प्रोटीन से बने होते, बिल्कुल सही। ये अनुवांशिक गुणों को जो है वो आपका उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। तो 1 एंड टी आपका तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही है। उपयुक्त आपका जो है वो सभी कथन सही है। कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। क्रोमोसोम केंद्रक में होता है जो आपका कोशिका विभाजन के समय आपका जो छड़ाकर यानी रॉड शेप्ड आपका जो है दिखाई देता है। क्रोमोसोम में जो है वो आपका क्रोमोसोम में जो है आपका आनुवांशिक आपका गुण होते हैं और जो आपका माता पिता से आपका डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो अणु के रूप में अगली संतति में आपके आते हैं। क्रोमोसोम में जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण में एवं संगठन के सभी आपका आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जो है जीन कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उस समय यह आपका डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। क्रोमेटिन पदार्थ आपका धागे की तरह की आपकी रचनाओं की एक जाल का पिंड है। जब कभी भी आपको कोशिका विभाजित होने लगती है तो यह क्रोमोसोम में आपका संगठित हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही है। प्रोक्रिएटिव बारे में बताया जा रहा है कि प्रोक्रिएटिव और यूक्रिएटिक में आपको कोशिकाओं के अंतर को बताना है। तो सामान्यतः प्रोक्रिएटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूक्रिएटिक आपका कोशिका आकार में छोटी होती है, गलत। आगे बताया जा रहा है कि प्रोक्रिएटिक आपको कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिका में जो है कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते, बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो प्रोक्रिएटिक आपका कोशिका में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक आपका होते हैं, तो बिल्कुल 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त जो है वो कथनों में से आपका कथन ए गलत है, तब कि 2 और 3 जो है वो सही है। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें जो प्रोक्रिएटिव तथा ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली होते उन्हें यूक्रिएटिव कहते हैं। प्रोक्रिएटिव और यूक्रिएटिव कोशिकाओं के मध्य कुछ आपका अंतर निम्नलिखित है। तो देखिए आपका बताया जा रहा है क्या कि प्रोक्रिएटिव जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक आपका आकार में बड़े होते हैं। स्पष्ट केंद्रक होता है प्रोक्रिएटिक में, आपका यूकैरियोटिक में स्पष्ट आपका जो है वो केंद्रक होता है। स्पष्ट केंद्रक जो होता है यूकैरियोटिक में, अस्पष्ट जो है आपका प्रोक्रिएटिव में होता है।
केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, और जो यूकैरियोटिक में आपका उपस्थित होता है केंद्रक झिल्ली। क्रोमोसोम 1 होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं और कोशिका अंगक जो है झिल्ली युक्त होता है आपका यूकैरियोटिक में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक आपका तरल पदार्थ है। इसमें आपको बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें आपका कोशिका के अंगक कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव अथवा जो है केंद्रक दोनों जो है मिलकर के जीव द्रव बनाते हैं, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रकाश आपका संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका यानी थैले की तरह संरचना के साथ होती है, यानी क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कोशिका में जो है वो कोशिकाओं में झिल्ली की सतर्कता आपका वायरस के नाम के उदाहरण से स्पष्ट होता है, यानी कोशिकाओं में झिल्ली की सार्थकता जो होती है वायरस से कि आपके उदाहरण से स्पष्ट कर सकते। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन नहीं कर लेता, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कोशिका अंगक है। तो ये देखिए आपका कोशिका अंगक कौन है, तो आपका जो है आपका कोशिका अंगक जो है वो अंतर्द्रवी आपका जालिका है, अंतर्द्रवी जालिका है, गोल्जी का है, उपकरण है, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, रसधानी है। तो ये आपका 1 2 3 4 5 जो है वो करेक्ट है। आगे बताया जा रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं को बहुत सारी उपापचयी आपकी क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिससे कि भी आपका कोशिका की आपके जटिल संरचना उसके कार्यों को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग करने के लिए जो है ये आपका कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है। अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी का उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी कोशिका जो है वो आपका रसधानी कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी प्रोटीन संश्लेषण में आपका संबंधित राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण की साइट है, अर्थात इन्हीं पर आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका सही बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपका अंतर्द्रवी जालिका ER 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो खुदरी आपका द्रवी जालिका होती है, खुदरी अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है, तथा आपका चिकनी अंतर द्रवी जालिका, ठीक है। तो इसके संदर्भ में जो है आपको विचार करना है। ये कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य एवं कोशिका द्रवों के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी, तो बिल्कुल सही। 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो केशुरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिका में SER विष तथा आपका दया के निराविषीकरण में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा, तो आपका 1 एंड आपका 2 सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका दोनों सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि उपरोक्त जो है वो सभी कथन सही है। अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा आपका शीट का एक महत्वपूर्ण बड़ा तंत्र है जो आपका रचना में प्लाज्मा झिल्ली के समरूप है। ये दोनों प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। REC आपका खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसका जो है इस पर जो है राइबोसोम लगे होते हैं जो आपका प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। RER जहां आपका जो है तैयार प्रोटीन को आपका अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा आपका कोशिका के अन्य भागों में आपका भेज देती है। SER जो होती है वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायक होती है। ER जो होता है सदैव आपका जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका एक कार्य जो कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य जो है वह आपका कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्र को या फिर तथा आपका केंद्रकों के मध्य जो होते हैं पदार्थों यानी प्रोटीन के परिवहन के लिए आपका नलिका के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि कशेरुकी जंतुओं में SER विष अथवा दवा के आपका निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लाइसोसोम बनने के लिए जो है महत्वपूर्ण आपको उत्तरदायी होते हैं, तो आपको जो है गोल्जी का उत्तरदायी होते भी सही हो जाएगा। लाइसोसोम जो होते हैं गोल्जी आपको उपकरण बनाया जाता है, ठीक है। गोल्जीकरण एक कोशिका अंगक है और जो है ये आपका जिसमें अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में आपका गोल्जी उपकरण के सामान्य शक्कर से आपका जटिल शक्कर बनती है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो सही है, तो
लाइसोसोम के बारे में कौन सा सही है, तो देखिए यह आपका कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, बिल्कुल सही। इसमें आपका जो है शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही। यह जो है वो आपका आत्मघाती थैली कहा जाता है कोशिका, इसे आपको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, बिल्कुल सही। 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है सभी कथन सही है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला आपका तंत्र है। ये आपका बाहरी पदार्थों की कोशिका अंगों के टूटे फूटे आपके भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो आपका सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में जो है सक्षम होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि कोशिका जो है वो चयापचय में आपका व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से आप घिरे हुए होते हैं। इनमें जो है पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों को जो है का निर्माण RER द्वारा किया जाता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में कौन कौन सा सही कथन है, तो देखिए यहाँ पे यह आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, बिल्कुल सही। इसमें आपका दोहरी झिल्ली होती है, बिल्कुल सही। इसमें जो है वो DNA और राइबोसोम होता है, बिल्कुल सही। यह अपना प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 हो जाएगा, आपका 4 भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही हो जाएगा सारे। माइटोकॉन्ड्रिया यानी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का जो है वो स्पेशली क्या करता है कि आपका प्रदान करते हैं, के रूप में आपका ऊर्जा प्रदान करता है। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए आपका ऊर्जा जो है वो आपका नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य के लिए ATP में आपका संचित ऊर्जा का जो उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका दोहरे झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली शीदित होती है तथा आपका भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। यह आपका बलित ATP बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के लिए जो है एक बड़ा आपका क्षेत्र बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत आपका अंग है क्योंकि इसमें उसका जो है अपना DNA और राइबोसोम होता था। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और जो है लुकोप्लास्ट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो है बताना है कि कौन सा विचार सही है। ठीक है ना, प्लास्टिड केवल आपका जो है पादपों में स्थित तो बिल्कुल सही। प्लास्टिड में आपका राइबोसोम होता है परंतु DNA अनुपस्थित होता है, गलत हो जाएगा। आपका 1 जो है वो सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड आपके 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड अथवा लुकोप्लास्ट यानी श्वेत और आपका रंगीन प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल आपका पादप कोशिका में ही आपका उपस्थित होता है, 1 जो है सही है। जिस प्लास्टिड में आपका क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे जो है क्लोरोप्लास्ट आपका कहते हैं, जो कि पौधों में आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आपका आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले और आपका नारंगी रंग के आपका जो है वर्णक भी होते हैं। लुकोप्लास्ट जो होते हैं वो आपका प्राथमिक रूप से आपका एक अंगक है जिसमें आपका स्टार्च, तेल और अथवा क्या होता है कि स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। आपका बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो प्लास्टिड में भी आपका अपना DNA और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजधानी यानी वैक्यूलिस के बारे में बताना है, तो वैक्यूलिस के बारे में क्या सही है, तो देखिए आपका जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि आपका पादप कोशिका में बड़ी होती है। तो चलिए देख लेते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है ये आपका जो है ये केवल आपका पादप कोशिका में उपस्थित होता है, गलत। यहाँ पे ये कोशिकाएं जो है ये क्या है, एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित, तो बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में ये छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका राजधानियाँ जो होती हैं आपका ठोस अथवा तरल पदार्थों को संग्रह की थैली होती है। ये आपका जंतु कोशिका में छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं की आपकी राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और आपका ये कोशिकाओं को स्फूर्ति और कठोरता आपको प्रदान करता है। इसमें अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न आपका कार्बनिक अम्ल और कुछ जो प्रोटीन जैसे पदार्थों के लिए आवश्यक जो है आपका पदार्थ स्थित होते हैं। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो एक कोशिकीय जीवों
जैसे आपका अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधमनियाँ उसके अतिरिक्त रसधमनियाँ अतिरिक्त जल और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज 6 तक ही रहने देते हैं, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।